नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत की मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की सारी खबरें बताएंगे। बुलेटिन में फेक न्यूज बचाने वाला खास सेगमेंट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना है कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। शाम 6 बजे मुंबई के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसान महापंचायत का वीडियो शेयर किया। लिखा, हमें उनका दर्द समझने की जरूरत है। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक का आज आखिरी दिन, सीएम योगी करेंगे संबोधित। बैठक में 2022 चुनाव की रणनीति पर होना है मंथन। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, अब 7 सितंबर को करनाल में होगी महापंचायत। 27 को भारत बंद की भी तैयारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता की हो सकती है गिरफ्तारी। सीएम के पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों को लेकर दिया था विवादित बयान। रायबरेली में एसपी विधायक मनोज पांडे पर एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। सीआईडी ने बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए किया तलब। बॉडीगार्ड की मौत मामले में शुभेंदु से होनी है पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने मशहूर एक्ट्रेस लीना पाल को किया अरेस्ट। 200 करोड़ की ठगी मामले में हुई गिरफ्तारी। आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। अहमद मसूद ने तालिबान से बातचीत की पेशकश की है। मसूद ने कहा है कि वो बातचीत में यकीन करते हैं और तालिबान से बातचीत को लेकर भी तैयार हैं, लेकिन पंजशीर में लड़ा के तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तालिबान की समावेशी प्रशासन तैयार करने में मदद करेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमेरिकी विदेश महासचिव से कहा। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा शुरू हुई। काबुल एयरपोर्ट से हेरात, दक्षिणी कंधार और उत्तरी बल्ख जाएंगी एयरलाइंस। एरियाना अफगान एयरलाइंस कर रही है संचालन। अमेरिका ने तालिबान को आईएसआईएस के खिलाफ समर्थन की बात की। तालिबान ने दिया जवाब, कहा किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पंजशीर में तालिबानियों को रोकने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स ने दानाह क्षेत्र में विस्फोट कर पहाड़ को उड़ाया। भारत में एक दिन में 39,517 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार। 218 लोगों की मौत, 43,899 रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 30 नए संक्रमित, 33 मरीज ठीक हुए। सरकार ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। भारत ने टीकाकरण के मामले में G7 देशों को पछाड़ा। अगस्त में 18 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली में मिस्ट्री फीवर का खतरा, तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज। अस्पतालों में बढ़ाए गए इंतजाम। यूपी में रहस्यमयी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत। कई जिलों में अब भी बच्चे अस्पतालों में भर्ती। वाराणसी में डेंगू की दहशत, करीब 24 मोहल्लों में डेंगू के मरीज पाए गए। रैपिड टेस्ट में 770 संदिग्ध मरीज मिले। रोजगार पर एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। सितंबर में मारुति की कार खरीदने पर होगा फायदा। मारुति की एस प्रेसो पर 25,000 तो ऑल्टो पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर। 30 सितंबर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी। सेबी ने भी लिंकिंग अनिवार्य की। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना। 20 से 40 वर्ष की महिला उठा सकती है योजना का फायदा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, साउथ इंडियन बैंक ने पीओ के पद पर निकाली भर्तियां। 8 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पंजशीर में तालिबान से जंग लगातार जारी है। तालिबान ने फहीम दश्ती की हत्या की है। आरएसएफ के प्रवक्ता को मौत के घाट उतार दिया है। अहमद मसूद के रिश्तेदार की भी मौत हो गई। शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ नॉर्दर्न अलायंस। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजशीर में लगातार तालिबान से जंग जारी है। तालिबान ने
फहीम दश्ती की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआरएफ के प्रवक्ता को मौत के घाट उतार दिया है। अहमद मसूद के रिश्तेदार की भी मौत हो चुकी है। शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ है नॉर्दर्न अलायंस, लेकिन अभी भी वहां पर शांति बरकरार होती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही और पंजशीर में तालिबान से जंग लगातार जारी है। तो देखिए, आईएसआई चीफ के काबुल जाने के पीछे बस अपनी पसंद के लोगों को अफगानिस्तान की सरकार में जगह दिलाना ही नहीं है, उसकी नजर पंजशीर में तालिबान और यहां पर रेजिस्टेंस फोर्स के बीच चल रही लड़ाई पर है। पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद के लिए अपने सैनिक भी भेज दिए हैं। पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड मिलने से उसकी इस मिली भगत की पोल खुल चुकी है। पंजशीर ने जंग में तालिबान के दांत खट्टे कर दिए हैं। पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि उसने तालिबान के 600 सैनिक मार गिराए हैं। तालिबान के सैकड़ों सैनिकों को पहाड़ चढ़ते वक्त पकड़ लिया गया है। पंजशीर हिंदू कुश की पहाड़ियों पर है और इस वैली में दाखिल होने के रास्ते सकरे हैं। यही वजह है कि तालिबान को लड़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तालिबान की मदद कर रही है। तालिबान की तरफ से लड़ रहे एक सैनिक को मार गिराया गया तो उसके पास से पाकिस्तानी सेना की आईडी मिली है। ये आईडी बताती है कि पाकिस्तान तालिबान के बीच किस तरह की मिली भगत है और एक छोटे से सूबे को जीतने के लिए भी पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। We have gathered information that Pakistani troops are directly involved in this war against the Panjshiris and they are assisting the Taliban. Major General Adil Rahmani, who is the commander of SSG, which is a special services group, it's a commando group, he is supervising the war in Panjshir, and 2 battalions, which means 1,500 commandos have been sent to fight alongside the Taliban in Panjshir Valley. पंजशीर के खिलाफ लड़ाई में मुंह की खा रहा तालिबान प्रोपेगेंडा करने में भी उतर आया है। उसने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह के देश छोड़ने की बात फैलाई, जिसका सालेह ने खंडन किया है। सालेह ने भी कहा है कि पाकिस्तान पंजशीर के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहा है। I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground, we have resisted. The resistance is not going to surrender, it's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled, I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless फेक न्यूज़। पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि तालिबान के आतंकी चारों ओर से पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर बैठे पंजशीर के शेर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तालिबान लड़ाकों से उनके हथियार तक छीन ले रहे हैं। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد، دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفتیمش، مرداش دست زمین ماند است اینجا پیشروی کل مردم। तालिबान पंजशीर पहुंचने वाले रसद, बिजली और फोन लाइन काट रहा है। इससे मानवीय संकट भी पैदा हो रहा है। इस बीच अमरुल्लाह सालेह ने संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की बात कही है। काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर छोटे से पंजशीर सूबे ने लगभग पूरे अफगानिस्तान जीत चुके तालिबान की नाक में दम कर दिया है। ऐसे में तालिबान की नाक को बचाने के लिए पाकिस्तान भी उसकी मदद करने पर उतर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं जावेद अख्तर की, जिनके एक बयान से राजनीतिक चिंगारी सुलग गई है। कलम से बेहतरीन शब्दों को गढ़ने वाले जावेद अख्तर अपने एक बयान से विवादों में घिर चुके हैं। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में आरएसएस की जो तुलना है वो तालिबान से कर दी, जिसके बाद से बवाल शुरू हो चुका है और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और मुंबई में उनके घर के बाहर जाकर के प्रदर्शन किया।
यहाँ पर अख्तर साहब के बयान के बाद से ही युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता घर के बाहर जमा हो गए हैं और जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, देश के कुछ हिस्सों में तो जावेद अख्तर के खिलाफ FIR तक दर्ज हो चुकी है। बीजेपी की मांग है कि जावेद अख्तर तुरंत ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। शोर शराबा, नारेबाजी, पुलिस से भिड़ंत। जावेद अख्तर के RSS और तालिबान को एक ही तराजू पर रखने पर बीजेपी उबल पड़ी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, हल्ला बोल दिया, बैनर पोस्टर के साथ चढ़ाई कर दी। दरअसल जावेद अख्तर फिर विवादों में हैं। इस बार भी वजह उनके बोल हैं। एक इंटरव्यू में जावेद साहब ने कहा, भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो RSS और VHP को सपोर्ट करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी 1930 के नाजी के समान है। जावेद साहब RSS की हिटलर से तुलना करने के बाद भी नहीं रुके। बयान के अगले अंश को सुनिए। RSS का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। RSS का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। आप जिनका समर्थन कर रहे हैं, उनमें और तालिबान में क्या अंतर है? उनकी जमीन मजबूत हो रही है और वे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मानसिकता दोनों की एक है। RSS को नाजी और तालिबानियों से तुलना के बाद तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन के साथ ही पार्टी जावेद अख्तर की माफी पर अड़ी है। चेतावनी ये कि अगर माफी नहीं मांगी तो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। जब तक जावेद अख्तर जी हाथ जोड़ करके देश और विश्व के तमाम RSS के हमारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता, इस विचारधारा को मानने वाले विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों की वे हाथ जोड़ करके माफी नहीं मांगते, तब तक हमारा ये आक्रोश, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध इसी प्रकार के समूचे देश के सड़कों पर दिखेगा। उनकी, उनके परिवार की कोई भी फिल्म न केवल मां भारती के मुल्क में बल्कि समूचे विश्व में हम नहीं चलने देंगे। जावेद अख्तर के बयान और विरोध के बीच कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसी भाषा तो बीजेपी के नेता भी बोलते हैं। तालिबान चाहते हैं कि शरीयत की हुकूमत हो। RSS VHP के बहुत नेता बयानात देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है, इसका फैसला जनता करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारा मानना है ये देश सेकुलर देश है, ये देश लोकतंत्र में यकीन रखता है। किसी की इस तरीके की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। जावेद अख्तर अपने बयान की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में कंगना रनौत के बयान पर वो इतना आहत हुए कि मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब सवाल उठता है कि उनका RSS की तुलना तालिबान से करना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए राज्य की 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ब्राह्मणों को विदेशी बताकर अब बुरे फंस गए हैं। नंद कुमार बघेल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और रायपुर पुलिस नंद कुमार बघेल को छत्तीसगढ़ लाने के लिए लखनऊ गई हुई है। यानी कि जल्द ही नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं उनके बेटे और प्रदेश के CM भूपेश बघेल ने खुद पिता के बयान को गलत बताया है और कानून के तहत कार्रवाई की बात कही है। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो की जाएगी। दरअसल नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों को लेकर कहा था कि जिसका वोट उसी की सरकार। ब्राह्मण विदेशी हैं, जिस तरह अंग्रेज यहाँ से गए वो भी जाएंगे। ब्राह्मण सुधर जाएं या तो जाने के लिए तैयार रहें। इस बयान के बाद उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी
और नंद कुमार बघेल का विरोध भी हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब 86 साल के नंद कुमार बघेल ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वे इस तरह के बयानों को लेकर चर्चाओं में रह चुके हैं। इस बीच रायपुर के एसपी अजय यादव का अचानक ट्रांसफर कर पीएचक्यू भेज दिया गया है और अब प्रशांत अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। एसपी बदलने के मामले को अब नंद कुमार बघेल के बयान वाले मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने जिलाधीश को फोन लगाया, मैंने कहा हम किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान में, किसानों के हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कलेक्टर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तुम्हारी औकात क्या है किसान के सामने, तुम हो कौन? किसानों को संबोधित करने के दौरान लक्ष्मण सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि कलेक्टर तुम्हारी औकात ही क्या है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और गुना जिले के चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह दरअसल मधुसूदनगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनके बेतुके बोल सामने आए हैं। मैंने जिलाधीश को फोन लगाया, मैंने कहा हम किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान में, किसानों के हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं और वो तो तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो तो हम भलमत साथ में पूछ रहे हैं तुमसे। तुम्हारी औकात क्या है किसान के सामने, तुम हो कौन? अरे तुम्हारे जैसे कई कलेक्टर आए और कई गए और कई आएंगे और कई जाएंगे। कई बार सांसद और विधायक रहे राजनेता के एक अधिकारी के लिए इस तरह के शब्द कहां तक जायज हैं? सवाल यही है कि सियासी लोगों के इस तरह के बेतुके बोल पर लगाम कब लगेगी? यूपी के साथ ही दिल्ली में अब रहस्यमयी बुखार के चलते स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रोजाना वायरल फीवर के साथ ही डेंगू के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। फिरोजाबाद में 105 नए डेंगू के केस मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनिजा ने बताया कि अब तक 447 मरीज अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स में भर्ती हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 51 पहुंच चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में किसी बच्चे की जान नहीं गई है। आगरा और मथुरा में भी कमोबेश यही हाल है। उधर पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी अब मिस्ट्री फीवर का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बच्चों में बुखार के लक्षण बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन हरकत में आ गया है। इस वक्त राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2300 सामान्य और 900 आईसीयू बेड बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन 4 गुना तेजी से ओपीडी में मिस्ट्री फीवर जैसे लक्षणों के साथ बुखार के पीड़ित बच्चे पहुँच रहे हैं, जो चिंता की वजह बना हुआ है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में बदमाशों ने बीच सड़क पर मौत का तांडव मचा दिया। महज 70 रुपए के विवाद में आरोपियों ने एक दुकान वाले को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये उसकी एक बानगी भर है जो इंदौर में नजर आई। यहाँ पर कानून व्यवस्था की ये ताज़ा तस्वीर बयां कर रही है कि बदमाशों में कैसे पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। तभी तो भरे बाजार में हमलावरों ने एक पान वाले को मार डाला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर एक दुकान पर हमला करते हैं और डंडों से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने डंडे से हमला कर पान वाले का मर्डर कर दिया। साथ ही कई लोगों पर हमला कर उन्हें भी जख्मी कर दिया। जिस जिले के प्रभारी खुद शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, वहां पर महज 70 रुपए के विवाद में हत्या हो जाना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक पुलिस थाने में जमकर बवाल हुआ। धर्मांतरण की शिकायत करने पहुंचे लोगों ने थाने में घुसकर एक पादरी की पिटाई कर दी। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का दावा है कि भाटा गांव इलाके में धर्मांतरण हो रहा था, जिसको लेकर पूछताछ के लिए पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने ईसाई संगठन से जुड़े लोगों को बुलाया था। लेकिन इसी दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे असामाजिक तत्वों ने थाने के भीतर जमकर बवाल मचाया और हंगामा करते हुए टीआई के रूम में पहुंच गए, जहां पर पादरी की जूते से पिटाई कर दी। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। एक पक्ष आवेदन देने के लिए आया था कि जबरन वहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, प्रार्थना कराई जा रही है, तो उसी पक्ष के आवेदन देने आया था। इसी बीच में दूसरा पक्ष भी आया, तो दोनों पक्षों में यहाँ पे झुमाझटकी हुई है। उसमें स्थिति को अभी वर्तमान में नियंत्रित कर लिया गया है और उसमें जो आवेदन आए हैं उसके हिसाब से जाँच करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर धर्मांतरण मामले में थाने में हुए हंगामे के बाद पुरानी बस्ती टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है और एसएसपी ने सीएसपी को इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
देखिए, सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके अमेरिका की ओर से छोड़े गए फाइटर जेट प्लेन को आसमान में उड़ा रहे हैं। बम गिराने वाले फाइटर जेट से बम गिरा रहे हैं। लेकिन क्या तालिबान इतने कम समय में फाइटर प्लेन उड़ाने के काबिल हो गया है? जरा देखिए फैक्ट चेक सेगमेंट में इस वीडियो की पूरी हकीकत क्या है। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी हथियार और लड़ाकू विमान अब तालिबान के कब्जे में है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके अब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, अमेरिकी हथियारों के जरिए फायरिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही हथियारों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान की सरकार के पास जो भी अमेरिकी हथियारों का जखीरा था वो सब अब तालिबान के पास है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुनिया के खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है। अफगानिस्तान में मौजूद इस हेलीकॉप्टर पर भी अब तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे विमान और हेलीकॉप्टर अनगिनत हैं। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी हवाई शक्ति का खजाना तालिबान को गिफ्ट देकर चला गया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि काबुल एयरपोर्ट पर रखे विमानों को तालिबान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सेना इन विमानों को निष्क्रिय कर गई है। सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि 73 एयरक्राफ्ट जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे हैं उन्हें डिसेबल कर दिया गया है। ये विमान अब कभी नहीं उड़ेंगे, इन्हें कभी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हालांकि इनमें से ज्यादातर विमान मिशन के लिहाज से नहीं बनाए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई उड़ा नहीं सकेगा। लेकिन सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरी हवाई पट्टी पर ही तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है, जहां ये हेलीकॉप्टर मौजूद था और अब तालिबानी इसे उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में तालिबानी लड़ाकों की ओर से विमान उड़ाने का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके इतने कम वक्त में लड़ाकू प्लेन को उड़ाना सीख गए हैं और किसी ट्रेंड फाइटर पायलट की तरह प्लेन को उड़ाने लगे हैं। इतना ही नहीं, बम गिराने वाले फाइटर जेट उड़ाने का भी दावा किया जा रहा है, जिस फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए सालों साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तालिबानी इतने कम समय में ये फाइटर प्लेन उड़ाना कैसे सीख गए? वीडियो को देख हमें भी हैरानी हुई, तो हमने इस वीडियो की हकीकत जानने की कोशिश की। गूगल फाइटिंग टूल्स और अपने रिसर्च टीम के जरिए हमने इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। इस वीडियो से जुड़े हमने कई लिंक्स खंगाले। फैक्ट चेक टूल्स की मदद ली तो हमें पता चला कि यह वीडियो लीबिया का है, जहां पर 2020 में लीबिया अपनी एयरफोर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। सोशल मीडिया पर तालिबान के नाम से वायरल हो रही इस तस्वीर और वीडियो के दावे गलत साबित हुए हैं। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमाया है, तब से तमाम तरह के वीडियो अफगानिस्तान को लेकर वायरल हो रहे हैं। हम लगातार आपको इस तरह की तस्वीरों की सच्चाई दिखाते रहेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। और वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके नंबर में पूरा होने की उम्मीद है नवंबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लिया। रात होने के बावजूद सीएम योगी खुद अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर क्षेत्र में एंट्री के लिए बनाए जा रहे मुख्य द्वारों को देखा और वो हर उस रास्ते से गुजरे जहां कॉरिडोर का काम चल रहा है। इस बीच वो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे थे। इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर और चौक एरिया है। चौक एरिया में ही ऑफिस के साथ साथ बड़े एम्पोरियम हैं। यहाँ प्रदर्शनी और अन्य चीजें लगाई जाएंगी। इसके अलावा वाराणसी गैलरी,
म्यूजियम और कॉरिडोर के दोनों तरफ बिल्डिंग में दुकानें, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और यात्री सुविधा केंद्र की व्यवस्था होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर 50,260 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 24 भवन बनाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 339 करोड़ रुपए है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे पूरा करने के लिए 24 घंटे काम चल रहा है। जहां राम मंदिर का काम 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर इसी साल 15 नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसका 70% काम पूरा हो चुका है। तो देखिए, देश के कुछ इलाकों में बारिश एक बार फिर से लौट कर आई है और परेशानी के साथ तबाही लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के असम के गोलाघाट तक बारिश का कहर ऐसा है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में लगी हुई है, लेकिन असली नुकसान का अंदाजा तभी लगाया जा पाएगा जब इन इलाकों से पानी उतरेगा। जोरदार बारिश नेपाल में हो रही है और गांव के गांव गोरखपुर में डूब रहे हैं। नदियों में उफान है और कटान की वजह से गांव वालों में दहशत। जल प्रलय में गांव के गांव डूब गए। खेत खलिहान में फसल बर्बाद हो गई। किसान पहले ही बेहाल हैं। रही सही कसर बाढ़ ने पूरी कर दी। गोरखपुर में पानी के दबाव की वजह से भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूट गया। गोरखपुर वाराणसी को जोड़ने वाले NH-29 पर ट्रैफिक रोक दिया गया। नदियों में उफान की वजह से जिले के 243 गांव प्रभावित हो गए हैं। राप्ती, रोहिन, सरयू और गोर्रा का जलस्तर लगातार लोगों को डरा रहा है। यहाँ पे पानी सड़क पे दोनों तरफ आ गया है, जिसको लेकर के प्रशासन देर रात को ही कोड़ीराम चौराहे पर और डाइवर्जन का बोर्ड लगा दिया था। कल सुबह में बेली पर पुलिस भी यहाँ से यातायात को प्रभावित कर दिया है। कुछ लोग हैं जो दोपहिया वाले न मानने के बाद भी प्रशासन के उसके बावजूद जान जोखिम में डाल करके और कोड़ीराम से कसिहार की दूरी तय कर रहे हैं। ग्रामीण जो है वो पूरे दहशत में है कि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और आज भी करीब जो दोनों नदी का जो जलस्तर है वो करीब 9 इंच के लगभग फिर बढ़ोतरी की गई है। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर कालेसर के पास भी रिसाव की खबर से हड़कंप मचा। आनन फानन में प्रशासन ने मोर्चा संभाला। तटबंध पर मिट्टी डाली गई, तब जाकर रिसाव पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बहराइच के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने बाढ़ से हुए नुकसान को समझा। अफसरों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम ने राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में जनता के साथ है, कोई भी खुद को असहाय न समझे। सरकार इस दुख और इस आपदा के समय में, इस संकट के समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को सिंबॉलिक राहत सामग्री वितरित हो रही है। बाकी लोगों के लिए हर एक परिवार को, हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री वितरण करने का कार्य मिलेगा। राहत सामग्री में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, भूजा, दाल, नमक, मसाले, देसलाई, बरसाती, ये सभी आवश्यक चीजें हर एक परिवार को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लगभग 600 नदियां और छोटी धाराएं नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करती हैं और ड्राई सीजन के दौरान गंगा नदी की जलराशि में 70% का योगदान देती हैं। यही हालत असम में भी है। असम में भी लोग बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। बारिश चीन में हो रही है और ब्रह्मपुत्र असम में तबाही मचाए हुए है। असम के 34 में से 22 जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। 6 लाख से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। लगभग 40,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। गोलाघाट में सबसे ज्यादा 63,000 लोग प्रभावित हुए हैं। दरांग, मोरीगांव, जोरहाट और धुबरी जिलों में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण हर साल कमोबेश यही तस्वीर रहती है। बारिश नेपाल और चीन में और तबाही
भारत में नेपाल और चीन से आने वाला सैलाब चैन नहीं लेने देता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देखिए, केरल में कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। देश के कुल एक्टिव केस 70% से ज्यादा सिर्फ केरल में ही हैं। हालात इसीलिए भी डरावने हैं क्योंकि पिछले 5 महीने में केरल में 300 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 4 बच्चों की तो जान भी कोरोना ले चुका है। क्या ये तीसरी लहर के संकेत हैं? जरा इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़, कोरोना केसेस 250। बिहार की आबादी 10 करोड़ 41 लाख, कोरोना केसेस 66। मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़, कोरोना केसेस 114। केरल की आबादी 3 करोड़ 34 लाख, कोरोना केसेस 2,50,619। जब देश में कोरोना परास्त हो रहा है, केरल का कोरोना रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखेंगे तो केरल मॉडल को फेल पाएंगे। डर ये है कि कहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चिंगारी केरल से ही ना सुलग जाए। विशेषज्ञों को भी खौफ है कि कहीं तीसरी लहर की तबाही केरल से ही ना शुरू हो, क्योंकि केरल में MICC यानी बच्चों में कोरोना के बाद होने वाला संक्रमण तेजी से फैला है। पिछले 5 महीने में कुल 300 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4 बच्चों की जान भी जा चुकी है। जो 69% केसेस हैं पिछले सप्ताह देश भर में जो रिपोर्ट हुए, वो एक राज्य केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि ये जो दूसरे सर्ज को ये ग्राफ दिखाता है, जो कि 7 मई को अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा था, जबकि 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, वो लगातार घट रहा है। लेकिन अभी भी, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई। वी हैव नॉट सीन द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड सर्ज इन द कंट्री। पूरे देश में कोरोना घुटने टेक रहा है, लेकिन केरल में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। देश में कुल 42,766 कोरोना के केसेस हैं, जिसमें लगभग 70% मामले अकेले केरल से हैं। इतना ही नहीं, कोविड एंटीबॉडीज बनने के सीरो सर्वे में भी केरल सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की 28 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 79%, जबकि केरल में 44.4% आबादी में कोविड एंटीबॉडीज पाई गई हैं। सीरो सर्वे से भी उम्मीद तो जगी है, लेकिन वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। देश में अभी भी हर रोज 40,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। इसे आप खतरे का शुरुआती संकेत मान सकते हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हर रोज 4 लाख मरीजों के आंकड़े तक पहुंचने में सिर्फ 31 दिन लगे थे, यानी एक चूक भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल रहे। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते और तितलियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तितलियों के साथ एक डॉगी खेलता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में एक काले रंग की गेंद के साथ ये डॉगी खेलता हुआ दिख रहा है। मुंह में गेंद दबाकर जैसे ही वो पीछे घूमता है, वैसे ही उसके पास 2 तितलियां आ जाती है और वो मुंह से गेंद को गिरा देता है। तभी एक तितली उसकी नाक पर बैठ जाती है और कुत्ता उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर देता है। तितलियां जिस ओर जाती हैं, कुत्ता उन्हें उस ओर देखने लगता है, मगर उन्हें ना मारने की कोशिश करता है और ना ही किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की सोचता है। इस मासूम कुत्ते का ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है। इस वीडियो को एक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वीडियो को अब तक 1.5 मिलियन के करीब व्यूज मिल चुके हैं। यही नहीं, वीडियो को 21,000 से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है और 1 लाख के करीब लाइक्स भी मिल चुके हैं। भगवान जिसे देता है उसे छप्पर फाड़ कर देता है। स्कॉटलैंड के एबरडीन में तट पर मछली पकड़ते वक्त 47 साल के मछुआरे रिकी ग्रीनहोव के हाथ बड़ा ही दुर्लभ नीले रंग का लॉबस्टर हाथ लगा है। वायरल खबरों की माने तो पकड़ा गया नीले रंग का ये लॉबस्टर 20 लाख लॉबस्टर में से एक होता है। बता दें कि यह दुर्लभ
ब्लू लॉबस्टर मछली, जिसे आम बोलचाल की भाषा में झींगा मछली भी कहा जाता है, उसका नीला रंग होना अपने आप में काफी दुर्लभ होता है। 20 लाख झींगा मछली में से कोई एक नीले रंग की होती है और जो नीले रंग की होती है वो किस्मत बदलने में देर नहीं लगाती। इसकी कीमत लगभग 25 पाउंड स्टर्लिंग है। सोशल मीडिया में ये वीडियो जबरदस्त तौर पर वायरल हो रहा है। Oh my God! What are you doing, George? Don't eat that, George. No. Oh, George, no. पानी में मौजूद एक मगरमच्छ ऊपर उड़ते ड्रोन को शिकार समझकर अपने मुंह से लपक लेता है। वो समझता है कि ये कोई उड़ता हुआ जीव है। इतना ही नहीं, जैसे ही वो ड्रोन को लपकता है वो पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर वो अगले ही पल ऊपर आता है। उसके बाद के इस वीडियो में दिखाई देता है कि मगरमच्छ के मुंह से धुआं निकल रहा है। यह सब तब हुआ जब एक ड्रोन उड़ता हुआ मगरमच्छ के पास पहुंचता है और उसका क्लोजअप शॉट लेने की कोशिश करता है। दरअसल ये वीडियो अमेरिका के फ्लोरिडा का है। इस वीडियो को कैलिफोर्निया स्थित ड्रोन कंपनी के संस्थापक क्रिस एंडरसन ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि मगरमच्छ हवा से ड्रोन छीन लेता है और तुरंत उसके मुंह में आग लग जाती है। इसके बाद इसे सुंदर पिचाई ने रीट्वीट किया है। दुल्हन के इस बिंदास अंदाज वाले वीडियो को जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। डीजे वाली बाबू बनकर अपनी ही शादी में ये दुल्हन जमकर गाने बजा रही है। पहले के समय में दुल्हन को अपनी शादी वाले दिन बिल्कुल सादगी में देखा जाता था, लेकिन आज के वक्त में दुल्हन भी अपनी शादी खुलकर एंजॉय करती है। वीडियो में दुल्हन बिंदास अंदाज में डीजे बजा रही है और अपने परिवार के लोगों को भी संगीत की धुनों पर नचा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अपनी शादी के ही फंक्शन में एक डीजे के तौर पर गाना बजा रही है। उसके साथ उसका दूल्हा भी एंजॉय करने में लगा है। लहंगा पहने बड़े हेडफोन लगाए हुए ये दुल्हन डीजे वाली बाबू बनकर अपनी ही शादी में जमकर मस्ती कर रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। शादी और पार्टियों में डांस के अनोखे वीडियोस तो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। शादियों में अक्सर लोग एंजॉय करने के लिए डांस करते हैं। कोई नागिन डांस करता है तो कोई भांगड़ा। मगर आज का जो डांस वीडियो है वो कुछ अनोखा है, जरा हटकर है। ये है तरबूज वाला डांस वीडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं। तभी एक युवक आता है और तरबूज को अपने सर पर रखकर डांस करने लगता है। वो तरबूज को अपने सर पर रखकर गजब का डांस कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन भी ऐसा डांस करने को करेगा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो हिट हो रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।